हेलो बच्चों। आज हम लोग अगला पाठ शुरू करेंगे। वैसे अलग पाठ नहीं है। एनसीईआरटी में विद्युत क्षेत्र, विद्युत आवेश और क्षेत्र के नाम से जो पहला पाठ है उसी के बाद के कुछ टॉपिक हैं। हम लोग अलग कर लेते हैं। एक ही पाठ बहुत दिन पढ़ते पढ़ते जी उब जाता है, तो ये लगे कि हाँ एक पाठ हमने पूरा कर लिया है और अगले पाठ पर आ गए हैं, दूसरे पाठ पर। अच्छा महसूस होता है थोड़ा सा। बाकी जो पाठ्यक्रम है पढ़ना तो है ही है पूरा। तो अभी इस पाठ में मुख्य रूप से हम लोग क्या पढ़ेंगे, विद्युत फ्लक्स के बारे में पढ़ेंगे और गॉस की प्रमेय पढ़ेंगे, गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग पढ़ेंगे और उसके अलावा विद्युत द्विध्रुव और विद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पहले इस पाठ में कुछ चीजों की जिनकी जरूरत पड़ेगी, एक तो क्षेत्र सदिश है और दूसरा घन कोण। तो इनके बारे में हम लोग पहले थोड़ा सा पढ़ेंगे, तब उसके बाद फिर विद्युत फ्लक्स पर आते हैं। तो पहले क्षेत्र सदिश या क्षेत्रफल सदिश। देखिए, क्षेत्रफल का मतलब हम लोग जानते हैं कि कोई भी हमारे पास सतह है तो उस सतह का, वो सतह जितना स्थान घेर रही है उसकी सतह का जो क्षेत्रफल है वो, अगर सरल आकृतियां लें, जैसे मान लो आयताकार सतह है तो लंबाई गुणे चौड़ाई, वर्गाकार है तो उसकी लंबाई का वर्ग कर दीजिए, वृत्तीय सतह है तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा उसका क्षेत्रफल। तो कितना क्षेत्र कवर करती है वो उस सतह का क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल सामान्य रूप से हम लोग अदिश राशि लेते हैं, लेकिन अगर मान लो उसके साथ एक कोई दिशा संबंधित कर दें, हमें इस सतह की एक निश्चित दिशा बता दें कि नहीं इस निश्चित दिशा को हम इस सतह की दिशा मानेंगे, तो जब दिशा आप साथ में संयोजित कर देते हो तो फिर वही क्षेत्रफल सदिश हो जाता है या क्षेत्र सदिश। तो अभी क्षेत्र सदिश एरिया वेक्टर को हम लोग कैसे परिभाषित करेंगे कि अगर किसी पृष्ठ के क्षेत्रफल के साथ, मतलब क्षेत्रफल के परिमाण के साथ उसकी दिशा भी संयोजित कर दी जाए, जोड़ दी जाए कि आप दिशा भी बता दीजिए कि ये निश्चित दिशा है, तो इस प्रकार जो उस सतह का क्षेत्रफल प्राप्त होता है, इस प्रकार जो राशि प्राप्त होती है वह उस सतह का क्षेत्रफल सदिश होती है। अब क्षेत्रफल सदिश से संबंधित दो एक बातें ध्यान रखें। पहली बात तो अभी हम लोग जैसे बात करेंगे, हमारे पास अगर कोई बंद सतह है तो बंद सतह का जो दिशा ली जाती है, बंद सतह की जो दिशा ली जाती है वो उसकी पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर। बंद सतह क्या है, मान लो अंतरिक्ष में, स्पेस में, अंतरिक्ष स्थान में कोई ऐसा आवेश स्थान है, स्पेस है, और उसको आपने इस तरह से बाउंड्री से चारों तरफ से घेर रखा है कि उसके अंदर की जो चीज है वो उस बाउंड्री को, परिसीमा को काटे बिना यानी क्रॉस किए बिना नहीं बाहर आ सकती है, तो वो हमारा बंद सतह होगी। जैसे मान लो हमने इस तरह से एक सतह ले ली, अब इसके अंदर मान लो कुछ कण हैं, जो भी कुछ है, उन्हें अगर इस सतह से बाहर आना है तो इस सतह को पेनिट्रेट करना पड़ेगा, पार करके, भेद करके बाहर आना पड़ेगा। अच्छा, इस तरह की मान लो कोई सतह है, ऐसे है, तो यहां जरूरी नहीं है कि हम सतह को भेदें। हो सकता है यहाँ कोई कण हो, वो यहां से ऐसे निकल के चला है तो सतह को नहीं भेदेगा। तो इस परिसीमा के अंदर का जो घिरा आयतन है, वहां के जो कुछ पदार्थ हैं या जो भी वस्तुएं हैं वो बिना उस सतह को काटे बाहर निकल सकती हैं। तो ये हमारा बंद सतह होगी और ये सतह बंद नहीं होगी। तो बंद सतह अगर हमारे पास है, यानी सतह के अंदर का कोई ऐसा हिस्सा है कि उसके अंदर की कोई भी वस्तु है, कण है, वो बाहर निकलेगा तो सतह को काटे बिना बाहर नहीं निकलेगा, उसको भेद कर ही बाहर निकलेगा। तो ऐसे बंद वक्रों के लिए, बंद सतहों के लिए हम लोग पृष्ठ की दिशा लंबवत बाहर की ओर लेते हैं कि जब आप पृष्ठ से बाहर निकल रहे हो तो उस स्थान से लंब की दिशा जो होगी वही उस पृष्ठ की दिशा मानी जाएगी। अच्छा, क्षेत्रफल सदिश में देखते हैं। मान लो हमारे पास कोई एक ऐसी समतल सतह है कि उसके क्षेत्रफल कैपिटल एस है, समतल है, तो और उससे लंबवत बाहर की ओर की दिशा में जो एकांक सदिश है वो यम कैप है, नॉर्मल यूनिट वेक्टर। तो उसके क्षेत्रफल सदिश को, कैपिटल एस वेक्टर को आप इस प्रकार से लिख सकते हो कि एस वेक्टर बराबर यस यम कैप। यस क्या है, परिमाण है क्षेत्रफल का, यम कैप क्या है, पृष्ठ से, मतलब बंद पृष्ठ से लंबवत बाहर की ओर की दिशा में एकांक सदिश है। ध्यान रखिएगा, ये पृष्ठ समतल है तब तो यम की एक निश्चित दिशा है। मान लो एक उदाहरण लेते हैं, जैसे मान लो ये एक समतल पृष्ठ होता, उसकी एक सतह होती, तो यहां से तो चाहे आप जहां लंब खींचिए एक ही दिशा में आएगा। लेकिन अगर मान लो ये पृष्ठ समतल ना होता, मान लो इस तरह का पृष्ठ है, आगे बंद आप कर लो इसको, मान लो इस तरह का बंद पृष्ठ है और इसकी इस सतह पर आप, जैसे यहाँ पर अगर आप देखना चाहो तो यहाँ से पृष्ठ से लंबवत बाहर की ओर की दिशा ये होगी, यहाँ से लंबवत बाहर की ओर की दिशा ये होगी,
यहाँ से लंबवत बाहर की ओर की दिशा ये होगी। तो इस प्रकार से अलग अलग स्थानों पर यहाँ पर जो नॉर्मल यूनिट वेक्टर है उनकी दिशा अलग अलग होगी। तो तब फिर इस स्थिति में तो दिक्कत होगी, आप पूरी सतह के क्षेत्रफल के साथ एक कोई n कैट नहीं साथ में संबद्ध कर सकते हो। तो उन स्थितियों में अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो हम पृष्ठ को छोटे छोटे खंडों में बांट लेंगे। जैसे मान लो एक छोटा खंड यहाँ ले लिए तो उसका ये निश्चित है, एक छोटा ये ले लिए, एक छोटा ये ले लिए, बाद में जैसी भी जरूरत हुई तो सारे खंडों को जोड़ लेंगे तो पूरी सतह का हमें क्षेत्रफल सदिश मिल जाएगा। तो एक ये बात। अब आते हैं घन कोण पर आते हैं। घन कोण या ठोस कोण ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं, डब्ल्यू की तरह बनाते हैं। ओमेगा इसको पढ़ते हैं इस प्रतीक को, तो इसलिए इसको ऐसे लिख लिए हैं सॉलिड एंगल। ध्यान दीजिए, हम लोग जब मापन पढ़ रहे थे, पिछले साल पढ़े थे, तो यसाई मात्रकों में हम लोगों ने दो पूरक मात्र राशियां और उनके दो पूरक मात्रक पढ़े थे। घन कोण मतलब समतलीय कोण प्लेनर एंगल जिसका मात्रक रेडियन होता है, और घन कोण या ठोस कोण जिसका मात्रक स्टेरेडियन होता है। तो घन कोण क्या है, एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। घन कोण पहले एक बार देख लेते हैं समतलीय कोण, जिसके बारे में हम लोग पहले से जानते हैं। समतलीय कोण का मतलब, एक सरल उदाहरण लेते हैं। मान लो आपके पास एक वृत्त है, इस वृत्त की त्रिज्या स्मॉल आर है, स्मॉल आर मान लीजिए इस वृत्त की त्रिज्या है। यहाँ पर आपने मान लीजिए एल लंबाई का एक चाप लिया है, एल लंबाई का, और इस चाप के द्वारा इसके केंद्र पर जो अंतरित कोण है थीटा, थीटा रेडियन में, सॉरी इसका मतलब रेडियन होगा, थीटा रेडियन में बराबर चाप की लंबाई बटे त्रिज्या। यह इस तरह से आप जो परिभाषित करते थे वो होता था समतलीय कोण, जिसका मात्रक रेडियन होता था, जो एक समतल में होता था। अभी जैसे वृत्त है तो एक तल में है, एक समतल में आप इसको ले सकते हो। और यहां से अगर आप एक रेडियन की परिभाषा देना चाहते तो अगर यल बराबर आपका आर हो जाता तो थीटा बराबर एक रेडियन। यानी किसी वृत्त में अगर चाप खंड की लंबाई उसकी त्रिज्या के लंबाई के बराबर हो, यल का मान अगर आर के बराबर हो, तो फिर उस चाप खंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का मान एक रेडियन होता है। तो एक तो ये समतलीय कोण है रेडियन, जिसको हम लोगों ने पिछले साल पढ़ा था, और दूसरी एक पूरक राशि थी घन कोण, जिसका मात्रक होता है स्टेरेडियन। और घन कोण को कैसे परिभाषित करेंगे, यहाँ पर जैसे हमने एक वृत्त सरल उदाहरण में कि वृत्त लिया, वृत्त के एक चापखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, मतलब किसी एक रेखाखंड द्वारा या किसी एक चापखंड द्वारा किसी बिंदु पर अंतरित कोण जो होता था वो समतलीय कोण होता था एक समतल में। घन कोण में क्या है, एक विमा आप और आगे बढ़ जाइए, यहाँ पर हम लोग सतह द्वारा किसी बिंदु पर अंतरित कोण की बात करेंगे। तो घन कोण का मतलब हमारे पास कोई सतह है, उस सतह के प्रत्येक बिंदु द्वारा किसी बिंदु पर जो घन कोण अंतरित होता है उसको हम लोग ठोस कोण या घन कोण कहते हैं। अभी एक उदाहरण देखते हैं। जैसे मान लो ये हमारे पास एक सतह है, इस सतह का क्षेत्रफल डेल्टा एस है, और इस समतल सतह से स्मॉल आर दूरी पर यह बिंदु पी है। इस बिंदु पी पर इस सतह के द्वारा अंतरित घन कोण अंदर ये जो गोलाई में जैसे कोण होता है, जैसे शंकु होता है, तो उस तरह अंदर उसकी गोलाई में समझ लो इसके प्रत्येक बिंदु से आप यहाँ इस तरह जोड़ते चले गए, तो इस तरह जो जैसे साइकिल की तीली होती हैं उस तरह से आप मान लो एक आपने सतह ली वृत्त की, और उसके प्रत्येक बिंदु से एक एक ऐसे डोरी बांध करके अलग अलग जगह पर ले जा करके एक बिंदु पर जोड़ दिए। तो इस तरह आपको एक जो शंकु जैसी रचना प्राप्त होगी, अंदर अंदर गोलाई में उसका जो कोण होगा उसको हम लोग ठोस कोण कहेंगे। तो परिभाषित कैसे करेंगे, पहली बात तो किसी बिंदु पर पृष्ठ द्वारा अंतरित कोण को ठोस कोण कहते हैं। और गणितीय रूप में अगर डेल्टा एस क्षेत्रफल वाले पृष्ठ से स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु स्थित है और उस बिंदु पर पृष्ठ द्वारा अंतरित घन कोण डेल्टा ओमेगा है, तो डेल्टा ओमेगा बराबर डेल्टा एस बटे आर स्क्वायर। यहां से अच्छा ओमेगा या डेल्टा ओमेगा अभी हमने एक पृष्ठ खंड लिया है, हो सकता है वो पृष्ठ समतल ना रहा होता। अगर समतल पृष्ठ नहीं था तो दिशा वाली अगर हम लोग बात करें, आगे अभी हम लोग जब फ्लक्स पढ़ेंगे तो देखेंगे, तो फिर उस स्थिति में हम लोग पृष्ठ को छोटे छोटे खंडों में बांट लेते हैं ताकि एक छोटे खंड को एक समतल माना जा सके। और ऐसा आप कर सकते हो। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, पृथ्वी की सतह लगभग गोलाकार है, पूर्णतः तो गोलाकार नहीं है लेकिन लगभग गोलाकार है, ध्रुवों पर हल्का सा चपटी है। लेकिन हम लोग ऐसे देखते हैं सतह पर, तो हमारे दैनिक जीवन के प्रेक्षण में तो ऐसा नहीं दिखता कि पृथ्वी गोलाकार है, हमको तो सपाट ही लगती है। आप देखिए, जैसे एक छोटा गोला है, एक छोटी त्रिज्या का गोला खींचिए, एक अपेक्षाकृत बड़ी त्रिज्या का गोला खींचिए। अब यहाँ पर आप
छोटा सा खंड लीजिए, इतने खंड में देखिए आपकी ये थोड़ा सा गोलाई दिख रही है, और यहाँ इतना खंड लीजिए, यहाँ यह अपेक्षाकृत लगभग सीधा ही लग रहा है। तो जैसे जैसे आप त्रिज्या का मान बड़ा करते जाओगे वैसे वैसे वक्रता कम दिखेगी। तो अभी तो हम लोग अगर समतल पृष्ठ नहीं है तो छोटे छोटे खंडों में बांट लेंगे ताकि एक छोटे खंड को हम लोग समतल सतह मान सकें। ऐसे एक समतल सतह द्वारा एक बिंदु पर अंतरित कोण इस तरह से हम लोगों ने परिभाषित किया है। अभी इसका घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन होता है, और जरा एक बार स्टेरेडियन की परिभाषा देखते हैं। जैसे हम लोगों ने अभी वृत्त की स्थिति में चाप की लंबाई बटे त्रिज्या के द्वारा रेडियन की परिभाषा लिखी थी कि अगर चापखंड की लंबाई त्रिज्या के बराबर हो जाए तो उस चापखंड द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण एक रेडियन होता है, समतलीय कोण। अब उसी तरह घन कोण के स्टेरेडियन की परिभाषा देखते हैं। स्टेरेडियन की परिभाषा पर आते हैं जो घन कोण का मात्रक है। अभी देखिए सूत्र में हम लोगों ने क्या लिखा था, डेल्टा ओमेगा मतलब घन कोण बराबर डेल्टा एस बटे आर स्क्वायर, पृष्ठ का क्षेत्रफल उस समतल पृष्ठ से बिंदु की दूरी आर, और इस पृष्ठ द्वारा इस बिंदु पर जो आर दूरी पर है अंतरित घन कोण इतना होगा। अच्छा, इस वाले सूत्र में देखिए अगर आप डेल्टा एस का मान आर स्क्वायर के बराबर कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, डेल्टा ओमेगा बराबर आर स्क्वायर बटे आर स्क्वायर, यानी एक और मात्रक उसका स्टेरेडियन। तो इस प्रकार से हम लोग स्टेरेडियन को परिभाषित कर सकते हैं। सरलता के लिए देख मान लेते हैं कि हमारे पास स्मॉल आर त्रिज्या का गोला है, और आर त्रिज्या के गोले में हमने एक छोटा सा ऐसा पृष्ठ लिया है। मान लीजिए ये आपका एक गोला है, ठीक, इस गोले की त्रिज्या स्मॉल आर है। अब यहाँ पर हमने एक ऐसा पृष्ठ लिया है जिसका क्षेत्रफल ये आर स्क्वायर के बराबर है। जो हमने पृष्ठ लिया है उसका क्षेत्रफल आर स्क्वायर के बराबर है। अब इस पूरे पृष्ठ द्वारा यहाँ इस केंद्र O पर जो अंतरित घन कोण होगा ये हमारा एक स्टेरेडियन होगा। तो इस तरह से हम लोग घन कोण को स्टेरेडियन को परिभाषित कर सकते हैं। तो एक स्टेरेडियन को आप इस तरह से परिभाषित कर सकते हो कि अगर इस पृष्ठ का गोले आर त्रिज्या का गोला है, गोले के पर हमने एक पृष्ठखंड लिया, उस पृष्ठखंड का क्षेत्रफल गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर है, तो फिर उस पृष्ठखंड द्वारा गोले के केंद्र पर अंतरित घन कोण एक स्टेरेडियन होगा। तो अतः एक स्टेरेडियन वह घन कोण होता है जो गोले के उस पृष्ठखंड द्वारा गोले के केंद्र पर अंतरित किया जाता है जिस पृष्ठखंड का क्षेत्रफल यानी डेल्टा एस गोले की त्रिज्या यानी स्मॉल आर के वर्ग के बराबर हो। अब कुछ और विशेष बातें हम लोग घन कोण से संबंधित देखते हैं। अच्छा, घन कोण से संबंधित कुछ बातें थोड़ा सा हम लोग और देख लेते हैं। जो हम लोगों ने सूत्र लिखा था डेल्टा ओमेगा बराबर डेल्टा एस अपान आर स्क्वायर, थोड़ा सा सदिश रूप में आते हैं या अवकल गुणांकों का प्रयोग करते हैं। अभी जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक छोटा पृष्ठखंड है, इसका डीएस वेक्टर क्षेत्रफल सदिश है, और इस पृष्ठखंड से स्मॉल आर वेक्टर दूरी पर एक बिंदु O है, या आप कह लीजिए O बिंदु के सापेक्ष इस पृष्ठ का स्थित सदिश स्मॉल आर वेक्टर है। एक हमने ये सीधे इसकी दिशा में न लेकर के मान लिया है कि अब इस पृष्ठ को हमने कुछ कोण थीटा कोण से घुमा दिया है। थीटा कोण से जब इस पृष्ठ को अगर सीधे सीधे जो ऐसे सॉलिड लाइन से बना है ऐसे होता, तब तो हमारे जो पृष्ठ की दिशा है और जो आर कैप की दिशा है या आर वेक्टर की दिशा है वो वही होती। लेकिन मान लो हमने इस पृष्ठ को थीटा कोण से घुमा दिया है। अब उस स्थिति में ये जो डॉटेड से बना है, इस स्थिति में पृष्ठ के लंबवत वाली दिशा यानी डीएस वेक्टर या नॉर्मल यूनिट वेक्टर जो पृष्ठ की सतह के लंबवत दिशा में एकांक सदिश है, उसकी दिशा अगर ये है, और आर कैप का मतलब है आर वेक्टर की दिशा में एकांक सदिश। आर वेक्टर क्या है, इस पृष्ठखंड का इस बिंदु के सापेक्ष स्थित सदिश। तो अगर मान लो आर वेक्टर या आर कैप और डीएस वेक्टर या एन कैप के बीच का कोण थीटा है, तो इन राशियों के पदों में हम लोग एक बार फिर से देखते हैं कि घन कोण को कैसे लिख सकते हैं। तो पहले तो ये कि अगर किसी बिंदु O के सापेक्ष स्थित सदिश आर वेक्टर पर स्थित अत्यंत सूक्ष्म क्षेत्र सदिश, अत्यंत सूक्ष्म का मतलब है जब आपके डेल्टा एस का मान टेंड्स टू 0 बहुत छोटा होता है, जैसे हम लोगों ने पिछले बार पृष्ठखंड की बात की थी, ये जब बहुत छोटा होता है तो इस लिमिट में कि लिमिट डेल्टा एस टेंड्स टू 0, तो आप डेल्टा एस को डीएस लिख सकते हो। डीएस अवकल गुणांक है। तो अत्यंत छोटे पद के लिए उसी तरह घन कोण के अत्यंत छोटे मान के लिए डी ओमेगा लिख सकते हैं, यानी लिमिट डेल्टा ओमेगा टेंड्स टू 0, तब आप डेल्टा ओमेगा को लिख सकते हो डी ओमेगा, अवकल गुणांक है।
जब ये बहुत छोटा हो तो वही हम लोगों ने लिखा है कि अगर अत्यंत सूक्ष्म क्षेत्र सदिश ds वेक्टर है तो उसके द्वारा बिंदु O पर अंतरित घन कोण, अब उसको भी उसी तरह डेल्टा ओमेगा में कह करके मान लो डी ओमेगा कह लिया जो बहुत छोटा है तो डी ओमेगा बराबर ds वेक्टर डॉट आर कैप और अपान आर स्क्वायर होता है। यहाँ पर आर कैप क्या है, वेक्टर आर की दिशा में एकांक सदिश है। आर वेक्टर क्या है, इस बिंदु O के सापेक्ष इस छोटा जो अत्यंत सूक्ष्म क्षेत्र सदिश था उसकी स्थित सदिश है, क्षेत्रफल वेक्टर था। और r क्या है, r जब हम केवल r लिखे हैं तो इसका मतलब है कि वो उस r वेक्टर का परिमाण है, r वेक्टर का परिमाण है। और बाकी इनके बीच में आपस में संबंध आप कहें तो r कैप यानी r वेक्टर की दिशा में एकांक सदिश उस वेक्टर और उस वेक्टर के परिमाण के अनुपात के बराबर होता है। तो इसका परिमाण 1 होगा, ये केवल दिशा बताएगा कि हाँ इस दिशा में है ये वेक्टर। और दूसरी बात ये कि इसको जो अत्यंत सूक्ष्म आपने पृष्ठ का क्षेत्र सदिश लिया है इसको आप इस तरह से लिख सकते हो, ds वेक्टर क्षेत्र सदिश है, ds उसके क्षेत्रफल का परिमाण है, n कैप पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर की दिशा है। तो यानी n कैप क्या है, उस जो छोटा हमने पृष्ठखंड लिया है उस पृष्ठ की सतह के लंबवत बाहर की दिशा में एकांक सदिश है। तब डी ओमेगा को हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं। अभी हम लोगों को ये अनुपयोगी बेकार या व्यर्थ का लग सकता है, लेकिन जब आगे हम लोग सवाल लगाएंगे तो वहां जरूरत पड़ेगी इन चीजों की, डी ओमेगा की गणना करने में या ds की। तो हम लोग जरा सदिश के रूपों में इस तरह अलग अलग भिन्न भिन्न रूपों में देख लेते हैं। इसी में एक आध रूप और देख करके फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसी में आगे देखिए, अगर ये हमारा जो नॉर्मल यूनिट वेक्टर है यानी पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर की दिशा, और आर वेक्टर यूनिट वेक्टर आर कैप का मतलब है आर वेक्टर की दिशा में एकांक सदिश। फिलहाल ये दोनों दिशाएं बताएंगे क्योंकि ये एकांक सदिश हैं, इनके परिमाण 1 होंगे। ये पृष्ठ की दिशा बताएगा और ये बताएगा उस नियत बिंदु के सापेक्ष जो हमारा क्षेत्र सदिश वो स्थित सदिश है वो किस दिशा में है। तो अगर इन दोनों के बीच का कोण थीटा हो तो हम लोगों ने वेक्टरों के अदिश गुणन में पढ़ा था कि मान लो ए वेक्टर और बी वेक्टर दो सदिश राशियां हों, उनके बीच का कोण थीटा हो तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी cos थीटा। ए वेक्टर ए का परिमाण है, बी वेक्टर बी का परिमाण है। अब वहां से आप देखो तो n कैप डॉट आर कैप का मान आप लिख सकते हो, चूंकि n और r दोनों एकांक सदिश हैं तो इनके मान 1 और 1 हो जाएंगे। बाकी इनके बीच अगर कोण थीटा है तो 1 cos थीटा यानी n कैप डॉट आर कैप बराबर cos थीटा। इसका मतलब n कैप का मतलब अगर पृष्ठ की दिशा, पृष्ठ से लंबवत बाहर वाली दिशा, और आर कैप का मतलब इस बिंदु O से इस पृष्ठखंड को मिलाने वाली जो स्थित सदिश है उसकी दिशा, उनके बीच कोण थीटा हो तो उस स्थिति में इस वाले सूत्र से जो पहले हम लोगों ने लिखा था डी ओमेगा बराबर ds n कैप डॉट आर कैप अपान आर स्क्वायर, यहाँ से आप n डॉट आर की जगह n कैप डॉट आर कैप की जगह आप cos थीटा रख सकते हो, तो डी ओमेगा आपके इस रूप में होगा। अब इन सारे सूत्रों को अगर हम एक साथ लिखें, अब हम लोगों ने घनकोण के जो भी सूत्र लिखे हैं उनको अगर एक साथ लिखें तो डी ओमेगा बराबर एक तो ds वेक्टर डॉट आर कैप अपान आर स्क्वायर, फिर ds वेक्टर को आप ds n कैप लिख सकते हो तो इस रूप में लिख सकते हो। फिर अभी हम लोगों ने लिखा था कि n कैप डॉट आर कैप की जगह cos थीटा लिख सकते हैं अगर उनके बीच का कोण थीटा है, यानी आर वेक्टर से और पृष्ठ के लंब के बीच की दिशा के बीच का कोण थीटा है तो आप ds cos थीटा अपान आर स्क्वायर लिख सकते हो। दूसरी एक मान है विशेष कि अगर हमारे पास कोई बंद पृष्ठ हो तो पूरे बंद पृष्ठ द्वारा उस पृष्ठ के अंदर स्थित किसी भी बिंदु पर अंतरित घन कोण का मान पूरे बंद पृष्ठ द्वारा अपने अंदर स्थित प्रत्येक बिंदु पर घन कोण का मान, कुल घन कोण का मान 4 पाई स्टेरेडियन होता है। और यही बिंदु अगर उस सतह के बाहर स्थित हो, बंद सतह के बाहर स्थित हो तो कुल घन कोण का मान 0 होगा। एक सतह द्वारा अगर धनात्मक होगा तो दूसरा उस हिसाब से काट देगा। कुल मिला के बाहर स्थित बिंदु है अगर बंद सतह के बाहर तो कुल अंतरित घन कोण 0 और अंदर स्थित घन कोण है तो कुल अंतरित घन कोण 4 पाई स्टेरेडियन। एक सरल उदाहरण में हम लोग देख सकते हैं गोले की स्थिति में। गोले की स्थिति में कुल देखिए कुल कोण कितना हो जाएगा, पूरी सतह का क्षेत्रफल बटे आर स्क्वायर, और गोले की सतह का क्षेत्रफल कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहां से आप करोगे तो ये 4 पाई आएगा। ये हम लोगों के लिए था कि केंद्र पर अंतरित, कि गोले की पूरी सतह द्वारा उसके केंद्र पर अंतरित कोण। बाकी ये किसी भी आकृति के लिए सत्य है कि अगर आपकी बंद आकृति है, बिंदु उस बंद आकृति के अंदर स्थित है तो पूरी इस बंद सतह द्वारा अपने अंदर स्थित बिंदु पर अंतरित कुल घन कोण 4 पाई स्टेरेडियन होता है, और बाहर बिंदु होने पर
यही घनकोण शून्य हो जाएगा पूरे पृष्ठ द्वारा जो उस पर। हम लोग आते हैं अगली राशि पर, वैद्युत फ्लक्स पर। वैद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई से व्यक्त करते हैं, या कई बार चूंकि अभी वैद्युत पढ़ रहे हैं तो केवल फाई भी अभी इस पाठ में हम लोग कहेंगे, तो हमारा मतलब वैद्युत फ्लक्स से होगा। बाकी एक और प्रकार का फ्लक्स हम लोग कुछ दिन बाद पढ़ेंगे, चुंबकीय फ्लक्स। तो उससे अंतर जताने के लिए ई फॉर इलेक्ट्रिक लगा देंगे, तो फाई ई हो जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए, और फाई बी का प्रायः लगा देते हैं चुंबकीय फ्लक्स के लिए। अभी देखिए फ्लक्स क्या है, पहले तो एक सामान्य पद है, सुन लेते हैं। किसी राशि को अगर प्रवाहमान माना जा सकता हो कि कोई राशि प्रवाहित हो रही है, तो प्रवाह की दिशा के लंबवत किसी क्षेत्रफल से, या आप कह लो एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली उस राशि का जो मान होता है, उसे हम लोग उस राशि का फ्लक्स कहते हैं। जैसे मान लो कोई हमारे पास पाइप है, इस पाइप से होकर के मान लो जल प्रवाहित हो रहा है। अब यहाँ पर हमने बीच में कोई एक छल्ला लगाया, उसका क्षेत्रफल एकांक है, तो उस एकांक क्षेत्रफल वाले छल्ले से होकर के जितना द्रव प्रति सेकंड निकल जा रहा है बाहर, वो वहां पर द्रव का फ्लक्स होगा। एक बात पर और गौर करेंगे, अगर प्रवाह की दिशा के लंबवत, मान लो छल्ला इस तरह से है कि मान लीजिए इस तरह पाइप था, इससे आपका द्रव प्रवाहित हो रहा है, छल्ला हमने उसके लंबवत ऐसे रखा है, तो अधिकतम होगा फ्लक्स का मान, क्योंकि पूरा का पूरा द्रव इसमें से निकल जाएगा। लेकिन अगर इस छल्ले को हम ऐसे रख दें, द्रव जिस दिशा में प्रवाहित हो रहा है, अगर छल्ला भी हमारा ऐसे ही हो, ये इसके लंबवत नहीं है, लंबवत वाले मान लो ऐसे है, तो लंबवत न रख करके अगर मान लो इस छल्ले को इसके सामने, ये मान लो इधर छल्ला था, इससे अगर लंबा ऐसे जाता तब तो पूरा पूरा प्रवेश करता। लेकिन अगर हम लोग छल्ले को लंबवत न रख करके, ये तो लंबवत हो गया, ऐसे रख दिए, तो फिर कोई भी फ्लक्स नहीं निकलेगा, सब अगल बगल से निकल जाएगा, इसके अंदर से होकर के कोई नहीं प्रवाहित होगा। तो दिशा मायने रखेगी। तो ये हम लोग कहेंगे क्या, कोई भी राशि जो प्रवाहमान है, प्रवाह की दिशा के लंबवत एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली उस राशि का मान फ्लक्स होता है। और अगर आपने जो पृष्ठ जिससे होकर के गुजरने वाले फ्लक्स की गणना कर रहे हैं, अगर वो पृष्ठ प्रवाह के लंबवत है तो अधिकतम होगा, लेकिन बाई चांस अगर प्रवाह की दिशा में वो पृष्ठ आ गया तो उससे हो करके कुछ नहीं गुजरेगा, उसके अगल बगल से निकल जाएंगे सतह से स्पर्श करते हुए, पर उसको पेनिट्रेट नहीं करेंगे, भेदेंगे नहीं। और हम लोग इसके पहले विद्युत क्षेत्र रेखा पढ़े थे, तो वहां हम लोगों ने कहा था कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं का एक अन्य नाम वैद्युत फ्लक्स रेखाएं भी है। यहाँ पर जब हम विद्युत फ्लक्स को परिभाषित कर रहे होते हैं, तो कहानी वाले रूप में इस तरह से कह सकते हैं कि किसी सतह से होकर के गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स या किसी सतह से संबद्ध विद्युत फ्लक्स का मान विद्युत फ्लक्स रेखाओं की संख्या से होता है जो उस सतह को लंबवत भेदती हैं। भेदती का मतलब उसके आर पार होकर निकल जाती हैं। और बाकी गणितीय रूप में इसको देखते हैं। अच्छा, वैद्युत फ्लक्स की अगर हम लोग गणितीय परिभाषा की बात करें, तो गणितीय परिभाषा में हम लोग क्या करते हैं, मान लो हमारे पास कोई छोटा सा पृष्ठखंड है, उस पृष्ठखंड का क्षेत्रफल सदिश ds वेक्टर है, और उस पृष्ठखंड के समीप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एक समान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल ई वेक्टर है, तो ई वेक्टर और ds वेक्टर का जो अदिश गुणनफल होगा, स्केलर प्रोडक्ट होगा, वह उस पृष्ठ से होकर गुजरने वाले कुल वैद्युत फ्लक्स के मान के बराबर होगा। तो दो राशियां हैं, एक उस पृष्ठखंड का क्षेत्रफल सदिश, पृष्ठखंड हम लोग इसलिए कह रहे हैं कि मान लो पूरा पृष्ठ अगर समतल नहीं है तो भिन्न भिन्न स्थानों पर यस वेक्टर की दिशा भिन्न भिन्न होगी, पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर की दिशा भिन्न होगी। तो अध्ययन की सरलता के लिए हम छोटे छोटे खंडों में बांट लेंगे ताकि प्रत्येक खंड समतल माना जा सके। तो ऐसा एक छोटा पृष्ठखंड है, ds वेक्टर उसका क्षेत्रफल सदिश है, और उस पृष्ठखंड के समीप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान रूप से कैपिटल ई वेक्टर है। तो कैपिटल ई वेक्टर और ds वेक्टर का जो अदिश गुणनफल होगा वह वहां उस पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स के मान के बराबर होगा। अब चूंकि छोटा पृष्ठखंड है तो उससे संबद्ध या संबंधित या उससे होकर गुजरने वाले फ्लक्स को डी फाई कह सकते हैं, पूरा है तो फाई ई। अभी यहाँ इस रूप में लिख सकते हैं डी फाई बराबर वेक्टर ई डॉट ds वेक्टर, या ds वेक्टर को आप ds एम कैप लिख सकते हो, ds परिमाण है, एम कैप नॉर्मल यूनिट वेक्टर, उसके लंबवत बाहर की ओर की दिशा। तो फिर आप डी फाई को ऐसे लिख सकते हो, और एम कैप इसके साथ अलग कर लो तो आप इस क्रम से लिख सकते हो। बाकी अन्य रूप देखते हैं इसके। अच्छा, एक दो बातें और देखते हैं। अगर जो हमारा क्षेत्रफल सदिश है, मान लो ds वेक्टर है, या उसकी एक दिशा में लंबवत दिशा में एकांक सदिश एम कैप,
और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच का कोण थीटा हो, तो जो हम लोगों ने डी फाई ई बराबर वेक्टर ई डॉट डी एस वेक्टर लिखा था, पृष्ठखंड से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, यहाँ पर वही वेक्टरों के अदिश गुणन के द्वारा के बीच का कोण थीटा है, तो ई डी एस cos थीटा लिख सकते हैं। ई परिमाण है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, डी एस परिमाण है उस क्षेत्र सदिश का, थीटा कोण है ई वेक्टर और डी एस वेक्टर के बीच का। ये तो छोटे पृष्ठखंड की बात थी। मान लो हम पूरे पृष्ठ द्वारा निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स निकालना चाहते हैं, तो उस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, इस तरह जो हमने छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा है उन सारे छोटे टुकड़ों का योग कर देंगे। तो कुल पृष्ठ से, संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स है फाई ई, या संक्षेप में फाई, कुछ बार लिखने के बाद धीरे धीरे हम लोग सबस्क्रिप्ट ई छोड़ देंगे लिखना, तो केवल फाई लिखेंगे और इस पार्ट के लिए मान के चलेंगे फाई का मतलब विद्युत फ्लक्स है। तो फाई का मान क्या होगा, जो भी डेल्टा फाई हमने अलग अलग निकाले हैं उन सबके योग के बराबर होगा। चूंकि विद्युत फ्लक्स अदिश राशि है तो इसको आप सीधे बीजगणितीय तरीके से जोड़ सकते हो, केवल धन या ऋण चिन्ह की चिंता करते हुए। दिशा की चिंता नहीं करनी है फाई या डेल्टा फाई के मामले में, विद्युत फ्लक्स के मामले में, क्योंकि यह अदिश राशि है। तो जो भी छोटे छोटे फ्लक्स मिले थे सारे पृष्ठखंडों के, उन सबको हमने जोड़ दिया। तो समेशन ऑफ सिग्मा डेल्टा फाई आई और आई के ऊपर इसका जोड़ करना है। जैसे मान लो डेल्टा फाई 1, डेल्टा फाई 2, डेल्टा फाई 3, इस तरह डेल्टा फाई एन तक एन टुकड़े थे हमारे पास। तो इसका मतलब होगा एक बार 1 रखे डेल्टा फाई 1, फिर दोबारा 2 रखे तो डेल्टा फाई 2, और सिग्मा का मतलब है सबको जोड़ते जाओ। तो इसका मतलब है डेल्टा फाई 1 प्लस डेल्टा फाई 2 प्लस डेल्टा फाई 3 प्लस अप टू डॉट 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 डेल्टा फाई एन। और अगर अत्यंत सूक्ष्म है ये, तो इसको हम लोग समाकल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं कि एक छोटे पृष्ठखंड का जो है अगर डी फाई था तो इस पूरे का हम पृष्ठ समाकल कर लेंगे, और अगर वो पृष्ठ बाई चांस बंद है तो यहाँ पर एक बंद वृत्त जैसा बना लेते हैं, ये जताने के लिए कि ये जो समाकल किया गया है वो बंद पृष्ठ के अनुदिश किया गया है। इसका मतलब है बंद और यस का मतलब है पृष्ठ समाकलन। छोटे पृष्ठखंड के लिए डी फाई का मान ई डॉट डी एस वेक्टर, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर लिख सकते हैं। तो किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाले कुल विद्युत फ्लक्स को हम लोग इस रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज पर और गौर करिए, पहले चतुर्थांश में थीटा का मान जब 0 अंश से 90 अंश के बीच में होता है तो cos थीटा धनात्मक होता है। यानी ई वेक्टर और डी एस वेक्टर के बीच का कोण थीटा अगर 0 अंश से 90 अंश के बीच में है, पहली बात तो 90 अंश होगा। अगर ई और डी एस के बीच का कोण 90 अंश है तो ई डी एस cos थीटा यानी cos 90 अंश, cos 90 अंश का मान 0, यानी तब फ्लक्स 0 होगा जब विद्युत क्षेत्र की दिशा और उस पृष्ठ की दिशा एक दूसरे के लंबवत है। ध्यान देना, पृष्ठ की दिशा का मतलब पृष्ठ के लंबवत वाली दिशा, डीएस वेक्टर की दिशा का मतलब है एन कैप की दिशा, पृष्ठ की सतह के लंबवत बाहर की ओर की दिशा। अच्छा, और यही अगर इन दोनों के बीच का कोण अधिक कोण है, 90 अंश से 180 अंश के बीच में है, तो दूसरे चतुर्थांश में cos थीटा ऋणात्मक होता है। 90 अंश से अधिक और 180 अंश से कम मानों के लिए जब cos थीटा ऋणात्मक होगा, तो यानी ई वेक्टर और डीएस वेक्टर के बीच अगर अधिक कोण बन रहा है तो उस स्थिति में cos थीटा निगेटिव यानी ऋणात्मक होगा। तब आपका ई डी एस cos थीटा भी ऋणात्मक हो जाएगा, ये वाला पद। और जब ये ऋणात्मक हो जाएगा तो उस स्थिति में अगर सारे पृष्ठखंडों का ऋणात्मक आ रहा है तो फिर विद्युत फ्लक्स ऋणात्मक होगा। और ये होगा कब, चलो इसके बारे में बाद में देखते हैं। आगे मात्रक और विमीय सूत्र देखते हैं। पहली बात तो ये कि विद्युत फ्लक्स अदिश राशि होती है। चूंकि ए वेक्टर और डी एस वेक्टर का अदिश गुणनफल है तो दो सदिश राशियों का अदिश गुणनफल अदिश राशि होती है, इसलिए विद्युत फ्लक्स अदिश राशि है। मात्रक की बात करें तो फाई का मात्रक वही होगा जो ई के मात्रक, और डी एस या यस या ए, डी एस छोटा पृष्ठखंड था, यस का मतलब सरफेस पूरा पृष्ठ है, या कई बार क्षेत्रफल को हम लोग ए से व्यक्त करते हैं तो ए का मात्रक। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन बटे कूलाम हम लोगों ने लिखा है। एरिया का मात्रक मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम एक मात्रक हुआ। दूसरा हम लोगों ने एक अन्य मात्रक लिखा था कैपिटल ई का कि वोल्ट बटा मीटर भी होता है। तो जब आप वोल्ट बटा मीटर रखोगे ई का मात्रक तो 1 मीटर यहाँ कट जाएगा, वोल्ट गुणा मीटर बचेगा। और विमीय सूत्र की बात करो तो फाई का विमीय सूत्र वही होगा जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और पृष्ठ के क्षेत्रफल के विमीय सूत्र के गुणनफल के बराबर होगा। अगर ई का विमीय सूत्र आपको सीधे ध्यान में है ml t माइनस 3 a माइनस 1 तो सीधे रख देंगे, अन्यथा ई को परिभाषित हमने किया था बल बटे आवेश के रूप में, ई बराबर या पपान क्यू नॉट। तो वहां से आप बल और आवेश का रख करके बल का ml t माइनस 2, आवेश का at, और ये है एरिया तो इसका L2 बाद में इकट्ठा कर लिए
तो जो वैद्युत फ्लक्स है उसका विमीय सूत्र यम L3 T-3 A-1, या यहाँ समझो M1 है, M1 L3 T-3 A-1, और बाकी शेष इस पर आंकिक प्रश्न कल करते हैं।